नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। शनिवार है और शनिवार के साथ साथ जो है वो 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। आज आज़ादी का दिन है। प्रधानमंत्री बोलेंगे वो भी सुन लीजिएगा, क्या क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री। लोगों को अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। क्या लोकतंत्र की बात करेंगे, क्या गाली गलौज की बात करेंगे, जो गाली दी गई उनको, क्या जैसा कहा जाता है कि विपक्ष जो है वो देशद्रोही है। इस बार जो मानसून सत्र हुआ उसमें कोई कामकाज नहीं हुआ। सरकार कई महत्वपूर्ण बिल जो पास कराना चाहती थी नहीं करवा पाई। उसमें से खास करके अगर याद कीजिए तो वन नेशन वन इलेक्शन, और दूसरा एक ये जो बिल था परिसीमन बिल, वो भी नहीं पास हो सका। तोड़ फोड़ मचाने की कोशिश की गई, पार्टियां तोड़ी गई, टीएमसी टूटी, 2/3 बहुमत इकट्ठा करने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण है उसको समझना, क्योंकि यहाँ से देश एक अलग रुख लेने जा रहा है। लेकिन अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में भी बदलाव हो रहा है। और अमेरिका ईरान की जब बात करते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, जो चाहेगा अमेरिका करेगा, जिसको चाहेगा चुप करा देगा, जिसको चाहेगा जहां के राष्ट्रपति को मन करेगा उठा करके ले आएगा। वेनेजुएला याद कीजिए, उसके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को रात में उठा करके ले आया अमेरिका, और एक दहशत दुनिया में फैल गई। ईरान पे जो वार हुआ, ईरान पे जो हमला किया और खामेनेई मारे गए, तो लगा कि अमेरिका और इजराइल दुनिया में किसी उससे कोई बचा हुआ नहीं है, जिसको चाहे वो खत्म कर दे सकता। लेकिन अभी 2-3 दिन से जो खबरें आ रही है, जो घटना हुई है, उसमें दिख रहा है कि अमेरिका को डर लग रहा है। अमेरिका डर रहा है ईरान से, और ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। हमने जब खबर पढ़ी तो हम भी चौंक गए कि अमेरिका डर रहा है। देखिए, घटना ये हुई कि तुर्की में नाटो समिट चल रहा था और वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड किस बिल्डिंग में ठहरे हुए हैं, बिल्डिंग तो छोड़िए कौन से फ्लोर पे है, ये तक ईरान को पता चल गया था। और ये दावा मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है, जो अमेरिका का फेमस अखबार है। और उसके बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा कि ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेवल प्लान बदलकर दूसरे विमान से रवाना किया। खुद ट्रंप ने कहा वो, बल्कि वो ट्रक पर बैठ करके दूसरे विमान पे आए, छोटे से विमान पे, और फिर किस तरह से वो वापस अपने देश लौटे। तो ट्रंप ने देखिए बताया कि उन्हें एयरपोर्ट के केटरिंग ट्रक में बैठा करके चुपचाप दूसरे विमान तक ले जाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एयरपोर्ट पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को उसकी आवाजाही की भनक न लगे। और उनके साथ और जो लोग थे, मंत्री, एक तो रक्षा मंत्री थे पीट हेगसेथ, उनको दूसरे प्लेन में जो है यात्रा की। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट है कि ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ प्लेन बदलकर तुर्की की यात्रा की। वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ट्रंप के साथ जाने के बजाय पहले प्लेन से गए, ताकि प्रेसिडेंट के साथ कोई हादसा हो जाए तो अमेरिका में सत्ता संभालने की व्यवस्था बनी रहे। और वहां पे यह स्थिति है कि अगर समझिए राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस स्थिति में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगे, और उनको भी अगर कुछ हो जाता है तो प्रतिनिधि सभा जो है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर संभालेंगे। और वहां भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सीनेट के जो प्रेसिडेंट है उनका नंबर आता है, उसके बाद विदेश मंत्री, फिर वित्त मंत्री, वगैरह वगैरह है। और उसके बाद जो है वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि 8 जुलाई को अंकारा से रवाना होते समय ट्रंप कैमरों के सामने बोइंग 747 एयरफोर्स वन में सवार हुए थे। यह विमान उन्हें कतर ने गिफ्ट किया। लेकिन एयरपोर्ट पर सामान और खाना पहुंचाने वाली केटरिंग गाड़ी की मदद से उन्हें चुपचाप अमेरिकी वायुसेना के वीआईपी सैन्य विमान C-32A तक ले जाया गया। तो ये सारी घटनाएं हुई और ट्रंप को पहली बार कहा जा सकता है कि डर लगा। अमेरिका पहली बार, मैं जो समझ पा रहा हूँ, डर लगा। लेकिन विनय भाई हमारे पास है। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। विनय ठाकुर जो है विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं। हम हर सप्ताह, रोज तो वो मिलते हैं शाम की चौपाल में, लेकिन हर सप्ताह विदेश पर हम बात करते हैं, खास करके शनिवार की सुबह। विनय भाई, अमेरिका डर गया, क्या कहें, अमेरिका डर गया। ईरान इतना ताकतवर हो गया कि अमेरिका को डरा दिया। धन्यवाद धनंजय भाई। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि हम किसी के बारे में जब राय बनाते हैं
तो आजकल तो जो मीडिया के जरिए जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमको, उसी से राय बनाते हैं। पर उसमें जो जो बड़ा हिस्सा होता है, वो जो तत्काल जो खबरें आती है, वो उसके आधार पर हम राय बनाते हैं। तो आमतौर पर जो अभी जो, और एक और बात जो गौर करने की बात है कि अमेरिका के पास में जो है वो जो ब्रॉडकास्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका 90% उनके पास में है। मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे वो ओपिनियन को प्रभावित करने में वो ज़्यादा सक्षम है ना। तो हमारे पास जो आमतौर पे जो हम लोग हैं उनकी हमारी छवि ईरान के बारे में होती है कि ईरान जो है एक कंजर्वेटिव देश है, और वहाँ पे जो है मुल्लों का शासन है, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी में उनकी बहुत बढ़त नहीं है ना। इस इमेज को ईरान ने इस युद्ध में ध्वस्त किया। एक और बात जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए है ना, एक सियरा लियोन देश है ना, सियरा लियोन देश में एक वहाँ सबसे ज्यादा खूनी ये हुआ था। वहाँ का चार्ल्स टेलर जो था वहाँ का डिक्टेटर था, ठीक है ना। तो आमतौर पे इनके बारे में कम खबरें आती। तो चार्ल्स टेलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी ट्रेनिंग जो है, टेररिस्ट ट्रेनिंग कर लीजिए, जो ट्रेनिंग कर लीजिए, पहले उसने सीआईए के अंदर ट्रेनिंग की थी, उसके बाद केजीबी ने उसको ट्रेनिंग दी थी। और सबसे बड़ी क्षति जो है अमेरिका को, एक बार में शायद 460 अमेरिकियों को उसने सियरा लियोन में मारा था। उसके बाद वहां से अमेरिका को सब कुछ समेट के भागना पड़ गया था। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपने जिस बात का उल्लेख किया कि तुर्की में प्रेसिडेंट के रहने के दौरान उनको ये बात स्पॉट हुआ कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो तैयार है, जिसके जरिए हमला किया जा सकता है ना। और उनको ये तक पता था कि वो अंकारा में कहाँ रह रहे हैं, किस फ्लोर पे रह रहे हैं ना। अब ऐसा क्यों हुआ, हम लोग को लग सकता है कि भाई ईरान की जो सीक्रेट सर्विसेज है वो इतनी कैसे मजबूत हो गई, है ना। तो इसलिए हम इसमें हमको जो थोड़ा इतिहास हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि जब ईरान के जो पहले जो राष्ट्रपति जो डेमोक्रेटिकली मोहम्मद मसदान जो थे, ठीक है ना, जिनकी सत्ता का तख्ता पलट किया गया था, उसके बाद जब शाह को बैठाया गया था तो पूरी तरह से अमेरिका ने ईरान को ब्लैंक चेक दे दिया था, डिफेंस के मामले में, सीक्रेट ट्रेनिंग के मामले में। तो उस समय में जो ईरान में को कंट्रोल करने के लिए जो शाह ऑफ ईरान का जो सावक करके ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी सारी ट्रेनिंग जो थी वो सीआईए ने कराई थी, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको सीआईए के जो जितने पैंतरे हैं, किस तरह से न्यूज गैदरिंग किया जा सकता है, कहाँ लूप होल्स हो सकता है, ये बात की जानकारी थी। दूसरी एक और बात आपको बता दूं कि तब जो है बड़ी संख्या में जो है ईरान के जो युवा जो थे वो अमेरिकी विश्वविद्यालयों में उन्होंने शिक्षा पाई थी। उसमें से काफी सारे लोगों ने एमआईटी से शिक्षा पाई थी। उसमें से कई लोगों ने जो है न्यूक्लियर साइंस में उनकी ट्रेनिंग हुई थी। और वही लोग जो थे, वही जो मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर था, उसी ने ईरान के आगे न्यूक्लियर इसको आगे बढ़ाया था। बल्कि यहाँ तक कि जो लारीजानी जो मारे गए थे, उनकी भी एक पीएचडी जो थी अमेरिका से थी, है ना। तो इसीलिए जो जो बहुत सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वो छोड़ करके भागे जो 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद से, है ना। और उसके बाद से ईरान को ये पता था, तब से 79 से लेकर के अब 2026 तक रख लीजिए, कम से कम 40-50 साल हो गया। और तब से ईरान को पता था कि हमारे ऊपर आक्रमण आएगा, है ना। तो वो आप ग्रेट शैतान और लिटिल शैतान, आपको पता है कि जो ईरान जो है उसको अमेरिका को ग्रेट शैतान कहता था, ठीक है ना। दूसरी ओर ये जान लीजिए कि ईरान ने लगातार जो साइबर हमले जो होते हैं, ईरान ने लगातार साइबर हमले झेले।
इजराइल के, और कई बार उनके सेंट्रीफ्यूज पे अटैक हुआ, और उन सबको उसने सरवाइव किया, है ना। तो इसके क्रम में जो है उनकी जो कैपेबिलिटी जो साइबर वारफेयर की जो है, या साइबर अटैक की जो है, वो निश्चित तौर पे बढ़ी है। तो जब तक ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, जब तक उनके ऊपर सीधा हमला नहीं हुआ, तब तक उन्होंने ऑफेंसिव साइबर अटैक का इस्तेमाल नहीं किया था। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका के 2 शहरों में जो है वाटर सिस्टम जो है वो फेल हुआ था, है ना। और उसको लेकर के आशंका व्यक्त की गई थी कि उनके ऊपर जो है वो साइबर अटैक हुआ होगा, और शायद वो ईरान के एजेंट के द्वारा किया गया होगा। आजकल देखिए बहुत सारे जो आक्रमण होते, खास करके जब एसिमेट्रिक लड़ाई हो जाती है, मतलब एक बहुत मजबूत देश है, दूसरा कमजोर देश है, तो बहुत सारे कानूनी बंधनों और नैतिक जिम्मेदारी से बचने के लिए जो है नॉन स्टेट एक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो आप ये भी जानते हैं कि ईरान ने जो है जो सलमान रश्दी के खिलाफ जो फतवा जारी किया था, और काफी दिन तक वो ब्रिटेन में छुपे रह गए थे, उनके ऊपर अमेरिका में हमला हुआ था, सलमान रश्दी के ऊपर। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मामला हमेशा एक पक्षीय नहीं है ना। ईरान ने पिट करके, जिसको बोलते हैं हाथ जला करके, उसने वो कैपेबिलिटी, वो चीजें सीखी कि कैसे वो करे, है ना। दूसरी बात आप ये देखिए कि ईरान ने इस लड़ाई में अमेरिका को, जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रेच थीन, है ना। उसने अमेरिका की सारी रणनीति और उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसको खींच करके इतना पतला कर दिया कि वो खुद एक्सपोज हो गया। अब आप जानते हैं कि अभी हाल में खबरें आई थी कि अमेरिका के पास में जो उनके जो मिसाइल्स है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो है, उनकी भारी कमी हो गई है। और वहाँ उनको मिलिट्री के कई कमांडर ने कहा कि जो है ये डेंजरसली लो है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, और उसको अपनी ये इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कई वार थिएटर में वो एक्टिव है ना। उसको जो है वो कोरिया को भी बचाना है, उसको जापान को भी बचाना है, उसको ताइवान को भी बचाना है, उसको यूक्रेन को भी मदद देनी है ना। और बहुत सारे जगहों पर उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो उन सब के लिए उसको बड़े पैमाने पर जो है हथियार की जरूरत होती है। और यहाँ जो उसके लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स जो खत्म हुए हैं, उससे वो काफी एक्सपोज हुआ, है ना। दूसरी बात ये कि ईरान ने जो है इस लड़ाई के दौरान जो स्ट्रेटेजी के लेवल पे उन्होंने ये कैपेबिलिटी दिखाई कि कैसे वो अमेरिकी जो डिफेंस सिस्टम है उसकी कैसे उसको ओवरवेल्म कर सकते हैं, उसकी कौन सी कमजोर नस है। तो उन्होंने जो है, चूंकि जो यूक्रेन और ईरान की जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई के माध्यम से जो रूस ने जो एक्सपीरियंस हासिल किया कि नाटो की जो स्ट्रेटेजी है उसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है, उससे सीख लेकर के जो कहा जाता है कि ईरान ने जो है एक कंपोजिट सिस्टम बनाया, जिसमें एक साथ मिसाइल, ड्रोन और जो है मिसाइल, ड्रोन और के माध्यम से एक साथ हमला करने की, जिससे उनके जो है डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म किया जा सके। अमेरिका ने ये स्वीकार किया कि ईरान ने जो जॉर्डन के बेस पे जो हमला किया, उसमें वो बहुत सारी मिसाइलों को मार गिराने में तो सक्षम हुए, पर उसमें से एक जो है उनके डिफेंस शील्ड को भेद पाने में सफल हुआ। जाहिर तौर पर वो मिक्स्ड रणनीति जो थी वो काम की, और उसने जो डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म करके वो डिफेंस को पार करके उस पर और उसमें
अमेरिका की कैजुअलिटी भी हुई जो अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट किया, है ना। अब अमेरिका की समस्या ये है कि एक तो यूक्रेन और रूस का वार जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है ना। वहां पे अ, जैसे अमेरिकन मदद जो है वो कम होती है ना। रूस जो है वो यूक्रेन को ओवररन कर सकता है, और यूक्रेन में जो रिसोर्सेज हैं वो अगर रूस के हाथ लग जाएंगे तो रूस फिर वो ज्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि अमेरिका की जो मजबूती है, जो उसमें जो उसकी साख है, जो मिलिट्री साख जिसके आधार पर उनका 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 जो डॉलर का सिक्का चलता है पूरी दुनिया में, वो इस पर कायम है कि अमेरिका है और अमेरिका रहेगा और अमेरिका की चलेगी, है ना। ईरान ने पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट है कि अमेरिका की चलेगी, अमेरिका है और रहेगा ये तो ठीक है, लेकिन अमेरिका की चलेगी इस पे ईरान ने पहली बार बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना। अभी तक जो यूएस जो था वो दुनिया में जो ट्रेड जो होते हैं उसको सुरक्षित तौर पे चलने की जो है वो व्यवस्था या गारंटी जो है अमेरिका करता रहा है सुपर पावर के तौर पर, है ना। और जो दुनिया में जो 7 प्रमुख जो चोक पॉइंट्स हैं, जो जो स्वेज कैनाल है, अब बाबल मंदब है, ये हॉर्मुज की खाड़ी है, तो उसके बाद इधर जो ये है, उसके बाद पनामा है, ये तमाम जगहों पे जो है यूएस ने ये इंश्योर किया था कि इस पर जो है कोई एक देश जो है वो नियंत्रण नहीं करेगा और वो जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए फ्री होगा, है ना। अब ईरान ने अपने ज्योग्राफिकल पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए और अपने मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करते हुए उसको चुनौती दे दी है। अब दुनिया के जो 3 प्रमुख जो चोक पॉइंट है उसको ईरान ने ब्लॉक कर दिया, है ना। हॉर्मुज की खाड़ी को उसने ब्लॉक करने की स्थिति में है, स्वेज कैनाल को ब्लॉक करने की स्थिति में है, और बाबल मंदाब में जो है उसके हूती विद्रोही जो है वो वहां पर एक्टिव है। अब जो जो उनकी उनके जो डॉलर के जो मजबूती के बेस में जो चीज थी, है ना, एक तो अमेरिका ने कुछ अपनी हरकतों से और कुछ ईरान की लड़ाई ने, है ना, ये एक्सपोज कर दिया कि अमेरिका संकट के क्षणों में किसी का नहीं, है ना। उसने क्या किया कि उसके जो पुराने जो सहयोगी थे, जिनके काफी आर्थिक हित जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे, प्रतिद्वंदियों की बात छोड़ भी दें तो चीन रूस जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, और इंडिया जो उनका प्रतिद्वंदी नहीं है, बीच में खड़ा है ना। इन सब के अंदर ये जो विश्वास था अमेरिका को लेकर के वो हिल गया, है ना। तो आपने देखा कि जापान जो है वो अपना ट्रेजरी बिल डंप कर रहा था, तो $10 बिलियन का जो है अमेरिका ने येन को मजबूत करने के लिए लगाया। उसके पहले कतार के दिनार को भी मजबूत कराने के लिए उसने इन्वेस्ट किया, और भी जगहों पर वो इन्वेस्ट कर रहा है ताकि डॉलर जो है उसकी साख बनी रहे। लोग जो है वो उनका जो ट्रेजरी बिल है उसको डंप नहीं करें, क्योंकि उसको डंप करेंगे तो फिर उनको अमेरिका को जो है और हाई इंटरेस्ट रेट पर उनको कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ढंग से ये कर्ज है ना। ईरान ने एक और काम किया कि ये जो जो पेट्रो डॉलर वाली जो बात थी, जो पेट्रोल सिर्फ डॉलर में जाएगा, जो ये आधार बना कि डॉलर जो है दुनिया की करेंसी हुई, उसको भी हिला दिया, क्योंकि गल्फ के देशों को भी ये बात लगने लगी कि रूस की और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जिस ढंग से प्रतिबंध किया अमेरिका ने, उसके डॉलर सीज कर लिए, तो उससे ये हुआ कि भाई अब
एक ही डॉलर में ही रखना जो है सेफ नहीं है। तो आपने देखा कि जो ये देश भी जो है अल्टरनेट तलाश करने में लगे, और चीन की जो जो घुसपैठ जो वहाँ हुई, आप देख रहे हैं कि चीन बहुत बड़े पैमाने पे सऊदी अरब का भी खरीदार है, और ईरान के साथ तो उसको 25 साल का डील ही हुआ है ना। तो इसकी वजह से वो अल्टरनेट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर भी उनको लगा कि भाई अमेरिका जो है वो पर्याप्त नहीं है हमारी सुरक्षा के लिए, दो वजहों से। एक तो ईरान की जो रणनीति है उसने ये दिखाया कि भाई चोट सहने के बावजूद जो है ईरान बड़े हमले करने में और अमेरिका को नुकसान देने में सफल है। दूसरी बात ये कि कि जो अमेरिका जो है इन सारी परिस्थितियों का इस्तेमाल जो है अपने लिए कर रहा है ना। और इनको जो गल्फ के जो देश थे उनको ये लगा कि भाई हमारा नुकसान जो है वो ज़्यादा है, हमारे इसके लिए अमेरिका आगे नहीं आ रहा है, और हमको इसी खित्ते में रहना है, तो हमको बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। तो उसने भी अमेरिका को वो मिला। उसका एक जो नतीजा जो सामने दिख रहा है, जिसकी दोनों ही व्याख्याएं हैं, कि अभी हाल ही के दिनों में जो है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, ये तीनों ने मिलकर के एक मक्का समझौता किया है डिफेंस एग्रीमेंट का, जिसको एक ढंग से इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है। कि जो जो नाटो में जो क्लॉज 5 है, जिसमें कहा जाता है कि नाटो के किसी भी देश में अगर हमला होता है तो सभी पे हमला माना जाएगा और सब मिलकर के कार्रवाई करेंगे। वैसी जो है ये इसमें भी क्लॉज रखा गया है कि एक के ऊपर हमला जो है तीनों के ऊपर हमला माना जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इस घोषणा के बावजूद इन्होंने साथ में ये भी घोषणा की कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। ईरान को जाके कहा कि भाई ये आपके खिलाफ नहीं है ना, ये तो हम अपना आपस में कर रहे हैं। लेकिन मामला क्लियर है कि ये सऊदी अरब को डर किससे है? सऊदी अरब को दोनों जगहों से रोका जा रहा है। उधर मेडिटेरियन से सुएज कैनाल में घुसने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर निकलते समय में हूती उनको कर रहे हैं। और हूती जो है उनके जो तेल इंस्टॉलेशन है, ऑयल इंस्टॉलेशन, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। ये कोई छुपी बात तो है नहीं कि हूती किसके इशारे पे काम करते हैं, है ना। चाहे वो जो हम हमास है या हिजबुल्ला है, वो किसके इशारे पे काम करते हैं, है ना। एक उसमें ये भी कहने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो अमेरिका ने बड़ी सफाई से जो है अपना पिंड छुड़ा करके कि किसी भी तरह भाई अमेरिकी जनता को बताएं कि देखिए भैया हमने अपना काम कर लिया, ईरान को पीट पाट के ठीक कर दिया। अब वो टोल वसूलता है तो जिनको देना है वो समझे, हम क्यों उसमें पड़ेंगे, हमारा काम जय जय हो गया, ठीक है ना। और उनको ये भी है कि भाई जिस ढंग से हमारा रिसोर्स डिप्लॉयट हो रहा है, अगर हम वहीं उलझे रहें और चीन ने ताइवान पे आक्रमण कर दिया तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो एक ढंग से तीनों देशों की जो लोकेशन देखेंगे तो एक ऊपर में है तुर्की, एक जो है उनके बगल में है, और एक नीचे है ना। तो मतलब ईरान को तीन तरफ से उन्होंने ब्लॉक करके रखा है। दूसरी बात, आपने तुर्की की बात की, तो तुर्की जो है वो एक ढंग से जिसको आ, फिल्मों में बोलते हैं ना मांडवाली वाला, तो वो मांडवाली वाला देश है। एक तो वो उसकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों के साथ नज़दीक है। दूसरी बात यह है कि उसके पास जो है एक गोल है, वो तो ऑटोमन एम्पायर का है ना, तो उसके पास एक गोल है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका वो नेता बनेंगे। तीसरी बात यह है कि जो तुर्क जो जो लोग हैं वो तुर्की में तो हैं ही, उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, वहाँ पे भी बड़ी जो सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पे वो बड़ी संख्या में, ईरान में भी है ना। तो तुर्की की कोशिश ये है कि
ईरान कमजोर तो हो, मतलब प्रतिद्वंदी नहीं रहे इस्लामिक जगत में, जो लीडरशिप का जो सवाल जो पहले सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो चल रहा था, वो जो है हट करके तुर्की अपनी दावेदारी मजबूत कर पाए। तो ईरान कमजोर तो हो लेकिन खत्म नहीं हो। अगर वो खत्म हो जाएगा तो अमेरिका फिर इजराइल जो है फिर हमारे कलेजे पे चढ़ के बैठेगा, ठीक है ना। और आपने वो देखा भी है कि इजराइल ने घोषणा भी कर रखी है कि भाई जो तुर्की जो है वो नेक्स्ट ईरान है, ठीक है। और वहां मामला ज्यादा जटिल है, क्योंकि सीरिया में जिस तरह से चीजें चल रही है और सीरिया में जिस तरह से अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है, इराक से जिस तरह से तेल ले जाना है, तो तुर्की को लगता है कि सीरिया में चूंकि हमारी पहले से वो रही है तो यहाँ हमारा स्पेयर ऑफ, पर उनके पास में पैसा नहीं है। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो सऊदी अरब से आएगा। और तुर्की का मामला ऐसा है कि खास करके एर्दोगान का आप देखेंगे कि वो दोनों तरफ है। एक तरफ तो वो जो है नाटो में भी है, नाटो में दूसरी बड़ी सैन्य शक्ति है वो। दूसरी तरफ वो जो है रूस से भी मिल जाता है, क्योंकि जो ब्लैक सी जो है वहां पर वो यूक्रेन और उनके बीच में जो है ट्रेड को सुनिश्चित करने के लिए। तीसरी बात ये है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है उसकी ठीक है, वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और और वो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जो है, एक ढंग से ये मान लीजिए कि तुर्की जो है वो पश्चिम देशों के बगल में चुभा हुआ कांटा है ना। तुर्की जो है कभी भी यूरोप को ब्लैकमेल कर लेता है, ठीक है। वो एक तो कहता है कि पहले तो यूरोपियन बोलता है कि हम भी यूरोप के पार्ट हैं, ठीक है, तो हमको भी मेंबर बनाइए। अब तो खत्म हो गया है ना। दूसरी बात यह कि वो अपना वो सैन्य एक्सपोर्ट का उनका मामला है, जिससे जो यूएस और यूरोप का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें वो भी अपना टांग फैलाता है। तीसरी बात यह है कि ये लोग जो जो अफगानिस्तान है, सीरिया है, आपका लेबनान है, इसमें जब माइग्रेशन का जो खतरा होता है, जब लोग वहां से पलायन करते हैं, तो दो देश जो है वो बाड़बंदी का काम करते हैं। आपने अभी हाल में देखा होगा कि स्पेन में 1 लाख लोग घुस गए थे मोरक्को से, ठीक है। उसमें ये भी आरोप लगा था कि भाई ये अमेरिका और जो है इजराइल की साजिश है, क्योंकि ट्रंप साहब ने तो स्टेटमेंट भी दिया था कि स्पेन इज इन लॉस्ट केस, है ना। और लोग ये ध्यान में नहीं रखते हैं कि स्पेन जो है, स्पेन में यहूदियों की बहुत कुटाई हुई है जर्मनी से पहले, है ना, बड़े पैमाने पे। तो वो कटुता जो है वो आप देखेंगे इजराइल में भी वो बिटरनेस दिखता है ना। और स्पेन के अलावा जो दूसरा देश है जो ये जो प्रवासियों को रोकता रहा है, वो है तुर्की। तो तुर्की इसके बदले में पैसा वसूल लेता है, बोलता है भाई ये सारा जो भीड़ तुम्हारे यहाँ जाएगी और लूटपाट करेगी, और तुम जिनको कहते हो कि ये गंदगी है, तो वो गंदगी तो हम संभाल लेंगे अपने यहाँ कैंप बना करके, लेकिन इसके बदले में तुमको हमको पैसा देना पड़ेगा, खर्चा पानी उसका तुमको उठाना पड़ेगा। तो वो उसका वो मांडवाली कर लेते हैं। जब भी यूरोप थोड़ा इधर उधर करता है तो बोलता है भैया हम बॉर्डर खोल देंगे, अब संभालते रहो तुम लोग। वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि यूरोपीय देशों के पास में बहुत बड़ी सेना नहीं है, और ये इतनी बड़ी भीड़ जब जाती है उनके पास में, तो उनका सारा जो ह्यूमन राइट और बहुत डेमोक्रेटिक ये वाला जो है उनका मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है, इमेज उनकी उनकी समस्या हो जाती है ना। तो इसलिए वो तुर्की को फिर मनाने लगते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम आपको पैसा दे रहे, ये लो पैसा पकड़ो अभी और बाद में दे देंगे, ठीक है ना। दूसरा बॉस्फेरस जो स्ट्रेट है वो उसके कब्जे में है ना। और तीसरा जो उनका जो मामला ग्रीस से और साइप्रस से जो फंसता है मेडिटेरियन में, जो तेल को उसको लेकर के, वो सब चीजें जो है
उनको कॉन्फ्लिक्ट में लाती है। तो ये कुल मिलाकर के ये है कि जो ईरान ने जो है, ईरान ने जिसको हम लोग बोलते हैं ना गांव देहाती भाषा में कि भंडुल कर देना, तो ईरान ने जो है अमेरिका की जो दादागिरी थी उसको उसने भंडुल कर दिया, ठीक है ना। अब अमेरिका को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ से करे और किसको करे, है ना। तो वो समस्या जो है, क्योंकि अमेरिका ने जो अपना जो उसका जो ऐतिहासिक अनुभव था, अमेरिका को था कि भाई हमारा अगर नेवल पावर स्ट्रांग रहेगा, हमारा अगर एयर पावर स्ट्रांग रहेगा तो हम कर लेंगे मामला, ठीक है ना। लेकिन ईरान ने वो जो अपना 40 साल में जो रणनीति बनाई कि भैया तुम ऊपर ऊपर ही रहोगे ना, हम जो है वो छोटी छोटी जो नावें हैं और अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन के जरिए तुमको मजा चखा देंगे, है ना। तो वो उनकी जो है वो वार स्ट्रेटेजी ने उसको जो है बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये मामला है ना। जी। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए कि क्या वाकई ऐसा है कि जितना डर गए ट्रम्प, ट्रम्प को मार सकता है ईरान? हालांकि खामनेई को मार दिया तो कहा तो है कि हम बदला लेंगे, लेकिन बदला लेने में क्या ईरान इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस करेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को मार दे? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को मार दे, पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को तो मार ही सकता है। वो कोई जरूरी नहीं है कि अमेरिका जो है अभी ही मार देगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में राष्ट्रपतियों की हत्या नहीं हुई। तो जिस ढंग से जिसको जो उनके यहाँ जो वो ट्रेडिशन रहा है मार्टियम का, मतलब शहादत की जो वो रही है, उसमें वो जिनको शत्रु मानते हैं उनके ऊपर वो अटैक कर, किसी भी नुकसान को लेकर के वो अटैक करते रहे। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष इंदिरा गांधी से लेके तमाम कैनेडी से लेके तमाम ये उदाहरण है कि मजबूत से मजबूत देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको भी खतरा होता है। अगर ट्रम्प साहब को अगर खतरा नहीं रहता तो ये जो उनको जो है वो कैटरिंग वाले प्लेन में बैठ करके उनको नहीं भागना पड़ता। खतरा नहीं, तो है इंडियन। कई बार होता है ना कि आप जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जो अमेरिकी मीडिया है, जो जो तंत्र है, प्रचार तंत्र दुनिया का, उस पे अमेरिकी मीडिया का ये लगभग कब्जा है। 90% वही लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ गटर मीडिया है, वैसे वो एक तरह से वो मीडिया है। हालांकि इतना गिरा हुआ नहीं है, अपने तरीके से अमेरिका का प्रचार करता है। लेकिन अब जिस तरह का सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भी हालांकि उन्हीं का है। वो ट्विटर हो, वो यूट्यूब हो, वो फेसबुक हो या कोई हो, सब अमेरिका का है। लेकिन बावजूद इसके मैसेजेस जो है वो दूसरे देशों के वो आते हैं। और अमेरिका ऐसा अब नहीं रहा कि अमेरिका जो मैसेज ठेल रहा है वही सब जगह चला जाए, बल्कि इधर से भी कुछ मैसेज ठेले जा रहे हैं, है ना। तो ये ट्रम्प को इतना डर जाना, ये के क्या, इसलिए हमने ये सवाल किया कि क्या वो एक रणनीति के तहत किया गया है। लेकिन एक और घटना हुई है इस पूरे प्रकरण में, अगर याद करें हम, हमें ईरान ने तो कहा है कि जब तक ये युद्ध हम तब तक चलाएंगे जब तक अमेरिका का राष्ट्रपति बदल नहीं जाता। यानी ट्रंप जब तक है तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, ये ईरान की अपनी मंशा है, ये जाहिर कर दिया उसने। एक दूसरा ये कि ट्रंप साहब जो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ट्रंप आए थे कि दुनिया में हम जो है सबसे ये टैक्स लेंगे, उससे वो करेंगे, सब बिजनेस सेट कर देंगे और अमेरिका की बड़ी कमाई होगी, अमेरिका में खुशहाली आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। वो बिजनेस तो एकदम गौन हो गया। स्थिति ये है कि अब नैरेटिव धर लिया गया कि ट्रंप को डर लग रहा कि मुझे मार न दे कहीं। तो ये तो बहुत भयावह स्थिति में, मतलब कहीं चले थे कहां पहुंच गए। तो ट्रंप की बड़ी बहुत बड़ी असफलता है। विनय भाई छोटे में बताइएगा। नहीं, आपने वो सही बात कहा कि देखिए एक बार को अगर आप मानने की कोशिश करते कि अमेरिका ने खुद ही ये प्रचार फैलाया है कि ताकि वो ईरान के ऊपर हमले का वो एक जस्टिफिकेशन करते, पर ये बात बहुत बहुत अपील नहीं करती, क्योंकि अमेरिका डरा हुआ है, कमजोर देश है। ये जो अमेरिका की जो साख है उसको और नीचे ले जाएगा, वो ईरान को और मजबूती दिखाएगा, ठीक है।
और दूसरी बात मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि जब आप खेल शुरू करते हैं और जब खेल खत्म होता है उसके बीच में खिलाड़ियों की जो सापेक्षिक स्थिति वो बदल जाती है। जब क्रिकेट शुरू हुआ था तब कौन जानता था कि एक दिन जो है वो इंडिया की बादशाहत होगी, एक दिन वेस्ट इंडीज के सामने इंग्लैंड वाले कुछ नहीं होंगे, है ना। खेल तो उनका था ना, खेल तो क्रिकेट का खेल अंग्रेजों का था, लेकिन उस खेल में जो है वेस्ट इंडीज ने उनको मात दे दी, फिर उसकी खेल में जो है इंडिया ने उनको मात दे दी, है ना। तो उसी तरह जो अमेरिका का जो खेल था उस खेल से बाकी लोगों ने भी सीखा है, ठीक है ना। चाहे वो रणनीति का मामला हो, चाहे वो प्रोपेगेंडा का मामला हो, चाहे वो फिनेंशियल जो एम्बार्गो है उससे बचने का मामला हो, है ना। क्योंकि ईरान इतने तमाम हमलों के बावजूद, इतने इन्फ्लेशन के बावजूद ईरान कोलैप्स तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसने कोई अल्टरनेट व्यवस्था तो बना रखी है ना। और वो क्यों जो है हिजबुल्लाह को इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका बहुत सारा जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर है वो दुबई से और लेबनान से, वहाँ से जो है वो बेरूत से पूरे यूरोप के थ्रू वो चलता है। तो और इसी वजह से जो है वो उनको पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ईरान की जो है वो जान कहाँ बसेगी। और इसी ने अमेरिका को बहुत बहुत परेशान करके रखा है कि आखिर ईरान काबू में क्यों नहीं आ रहा। और जैसे जैसे वो ईरान जोर लगा रहा है वैसे वैसे अमेरिका जैसे जैसे जोर लगा रहा है वैसे वैसे उसमें फंस रहा है और झोंक में वो और गलती। एक उदाहरण आपको और दूंगा। कहा जाता है कि जो जो सीता के स्वयंवर में जो धनुष जो था, ठीक है ना, उसको तोड़ने के लिए तमाम लोग आए लेकिन तोड़ नहीं पाए। मैं भी नहीं, इनका क्या नाम था, वो साइंटिफिक वो लिखते थे, अभी बता दूंगा मैं। देवदत्त पटनायक। नहीं नहीं, देवदत्त तो अभी के हैं वो, जमशेदपुर से भी उनका नाता था, पंजाबी थे। अच्छा। उन्होंने महासमर हम्म। लिखा है और युद्ध लिखा है वो करके। तो उसमें उन्होंने हम्म। उसकी साइंटिफिक व्याख्या की। उन्होंने ये कहा कि भाई वो जो जो धनुष जो था वो धनुष नरेंद्र सिर्फ कोहली की बात तो नहीं कर रहा? हाँ, नरेंद्र कोहली की बात है। हाँ, तो क्योंकि ये नरेंद्र इस कोहली, तरह की किताबें उन्होंने ही लिखी है। हाँ, तो नरेंद्र कोहली ने लिखा है कि भाई वो धनुष जो था वो सिर्फ ताकत से नहीं तोड़ा जा सकता था। उसका वो टेक्निक था कि वो बीच में से आपको पावर को डिवाइड करना होगा तभी आप तोड़। तो इसीलिए उसकी वही परीक्षा थी कि जो व्यक्ति बलशाली भी होगा और संयत वाला भी होगा वही उसको तोड़ पाएगा। तो उसी तरह जो है ये जो अमेरिका जो अपना आपा खो दे रहा है, उस आपा खो देने में वो लड़ाई हार रहा है। तो ये जी। आपने जो कहा ना कि क्यों कर पा रहा है, तो वो असली बात जो है उसमें। जी। तो इसीलिए ईरान तो जो है वो अमेरिका के लिए जो है खतरा है, क्योंकि एक अल्टरनेटिव जो है उसने व्यवस्था खड़ी कर दी है अमेरिका के पैरेलल, जहां उसको जी। वो ताकत को वो कंट्रोल नहीं कर पा। जी, तो एक कहावत है कि भई गति सांप छुंदर केरी, उगले आंधर निकले कोढ़ी। अमेरिका के सामने यही स्थिति है। युद्ध से भागे, ये युद्ध लड़े, वो समझ नहीं पा रहा। और अब खतरा है उसके ऊपर कि उसके राष्ट्रपति कहीं मार न दिए जाए। ट्रंप में भय पैदा हो गया। ईरान ने ये भी कह दिया कि भाई हम तब तक लड़ेंगे तब तक आपका राष्ट्रपति बदल नहीं जाता, यानी राष्ट्र जब तक अमेरिका अपनी नीति चेंज नहीं करता। अब कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। थोड़ा एपिसोड लंबा भी हो गया, 40 मिनट हम लोगों ने बात की। विनय भाई जब बताते हैं तो पूरा डिटेल बताते हैं। और राजनीति को समझने के लिए, कूटनीति को समझने के लिए, इतिहास को जानना, इतिहास को समझना, इतिहास को याद रखना बहुत जरूरी है। और विनय भाई इसमें भी बहुत मजबूत है, तो आपको जाहिर है कि बहुत अच्छा एपिसोड लगता होगा। मैं खुद खो जाता हूँ कई बार। विनय भाई पूछते हैं कि वो क्या नाम स्लिप कर जाते हैं कई बार, तो मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। एक तो मैं कम जानता हूँ, एक वजह ये भी है। दूसरी वजह ये भी है कि मैं खो जाता हूँ, क्या बोला फिर मुझे याद नहीं रहता है। जैसे नरेंद्र कोहली वाला आपने प्रकरण पढ़ा, तो मुझे लगा इतना किताबें लिखी है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली से मेरी मुलाकात है, बॉम्बे आए थे। तो मेरी मुलाकात है उनकी उनसे। तो बहुत 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 धन्यवाद विनय भाई, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। और अमेरिका ईरान के संबंध को लेकर के हम
अगले एपिसोड में भी बात करेंगे। और चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, और जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे, जब तक कूटनीति नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर दोपहर के कार्यक्रम में।